14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान के रुख में सख्ती देखने को मिल रही है और सबसे पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था उसे वापस लिया गया है। अब हम आज के मुद्दे पर जुड़े हुए जो 5 सवाल होते हैं उसके इर्द गिर्द ही अपने इस प्रोग्राम को रखते हैं, अपनी बहस को रखते हैं। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का सही व्यू नाज़रीन तक पहुंचे, इसके लिए हमने 3 मरहले 3 दौर तय किए हैं और उसी में हम बहस करते हैं। तो आइए आगाज करते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मेजर जनरल अश्विनी सिवास साहब, जो कि साबिक चीफ है टेरिटोरियल आर्मी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप रोबिंदर सचदेव जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रईस फारूकी साहब भी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी मैं समझूंगा दफा 370 को लेकर के बहुत सी बातें। जयराम विप्लव भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, नौजवान लीडर हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे 4.5 साल में 370 को लेकर के और जिस तरह की अभी बातें की जा रही हैं, आपने क्या किया, क्या खास किया पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी बात करेंगे। अनिल मिश्रा सीनियर साफी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, उनसे बहुत सी बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्शन जरूरी है और इन 5 सवालों के इर्द गिर्द हमारी बहस रहेगी। पहला दौर 2-2 मिनट में आप तमाम मेहमानों को, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपनी बात रखनी है। मेजर जनरल अश्विनी सिवास साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। कैसे देखते हैं इस एक्शन को? इससे भी सख्त एक्शन होते दिखना चाहिए या ये अभी शुरुआत है या इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखो इमरान, इसमें कोई डाउट नहीं, अभी हमारा इरादा मजबूत है कि कुछ न कुछ करके दिखाना है। मैं ये कहता हूं कि जो भी काम करें पाकिस्तान के साथ एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत किया जाए। एक इसका सलूशन नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया, पहला एक्शन है डिप्लोमेटिक एक्शन, कि पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में अकेला पूरा का पूरा आइसोलेट कर दो। ये दिखाओ कि पाकिस्तान ही है जहां पर हब सेंटर टेररिज्म का, जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा हमारी तरफ भेजता है और हक्कानी ग्रुप और तालिबान ये अफगानिस्तान की तरफ भेजता है, और जो मुस्लिम अपने मिलिटेंट्स हैं जो कि सुन्नी मुस्लिम मिलिटेंट वो ईरान में भेजता है। तो एक प्रकार से वो है हब सेंटर टेररिज्म का। डिप्लोमेटिकली इसको आइसोलेट करना है। जो दूसरी मार मारनी है कि इसको इकोनॉमिकली बिल्कुल क्रिपल कर देना है। आपको पता है आज की तारीख में पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेट बहुत पुअर है। उसके पास $6.2 बिलियन ही हैं फॉरेन रिजर्व में, जो कि उनके 2 भिन्ने का इंपोर्ट भी नहीं दे सकती। उनका फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से भी कम है और उनके पास $94 बिलियन की डेट है, और उसके बावजूद और उसके साथ साथ वो $6 बिलियन उनको देने पड़ेंगे हर साल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आ जाएगा। तो आज की तारीख में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, और क्योंकि वो टेररिस्ट फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने जून के महीने में पाकिस्तान को टेररिस्ट फंडिंग के लिए जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा को ग्रे लिस्ट पे डाल दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी उसको हमारे फेवर में वोट करके उसको डाला था। उसका इंपैक्ट ये है कि वर्ल्ड में उसके साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उसके पास आपके पास टूरिज्म। अगर इसको अभी मद्देनजर रखा जाए, जो वो टीम आई हुई है पेरिस से 17 से 22, हो सकता है इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो इसका मतलब मैं ये करने की ट्राई कर रहा हूं कि इकोनॉमिकली आज पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है, उसको इकोनॉमिकली क्रिपल किया जाए। और तीसरा एक्शन जो है, तीसरा एक्शन है मिलिट्री का। वो जो एक्शन है मिलिट्री का, वो सोच समझ के अपने टाइम में ये करना चाहिए कि भी हाँ उसका कैसे इंपैक्ट होगा, और उसको वार गेम करना चाहिए। जो भी हम एक्शन लें तो उसका पाकिस्तान का क्या इंपैक्ट होगा और क्या उसका रिस्पॉन्स होगा। मैं आऊंगा सर आपके पास। रोबिंदर सचदेव जी, हुक्का पानी बंद करने की कोशिश, ये जो अटैक होता है ये बहुत लंबा होता है, बहुत जबरदस्त होता है। इस वक्त ये कोशिश आप कैसे देखते हैं? लंबे असरात, दूर तक असरात इसके कितने होंगे? डेफिनेटली देखते हैं। मैं 3-4 पॉइंट्स कहूंगा क्विकली। पहली बात तो डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स को लेकर के जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसका जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं, पिछले हफ्ते भर से हम इसको आर्ग्यू कर रहे हैं और एमईए को भी कह रहे हैं और काफ़ी और जगह हम प्रयास कर रहे हैं कि ये एक्शन टास्क फोर्स इसी समय जो 36 कंट्रीज हैं इस पर डिसीजन लें, और इसी समय अगर पाकिस्तान कंप्लायंस में नहीं है इसे ब्लैक लिस्ट करें। ब्लैकलिस्ट का मतलब है पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल बैंकिंग पूरी बंद, जो स्विफ्ट बैंकिंग होती है वायर ट्रांसफर के लिए वो सारी बंद। वो बंद तो पाकिस्तान 10 दिन के अंदर अपनी नीज पे आ जाएगा, उसे ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो टास्क फोर्स है इसका अभी जो फिलहाल प्रेसिडेंट है, ये रोटेशन से होता है, अमेरिकी है, और 1 जुलाई से ये
इसका प्रेसिडेंट एक चाइनीज ऑफिशियल बनेगा जो चाइना के बैंक का लीगल हेड है, चाइनीज सेंट्रल बैंक का। तो हमारा प्रयास और फोकस इन 36 कंट्री से, जो हमारी एमईए कल कह रही है कि हम डोजियर्स भेजेंगे सबको, ठीक है हम सबको भेजेंगे यूएन में, पर फोकस करिए पहले इन 36 कंट्रीज पे और इन्हें बोलिए आप इमीडिएटली इस पे एक्ट कीजिए। दैट इज वन। सेकेंड, सऊदी प्रिंस की जो अपॉर्चुनिटी थी मेरे ख्याल से, वो अभी भी उसकी एक विंडो है डिप्लोमेसी और एक्शन के हिसाब से। देखिए सऊदी प्रिंस का इमरान खान और मिलिट्री और इनका बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, हम सब जानते हैं, बड़े सारे डीप रिलेशंस हैं। बट इस समय जो सऊदी प्रिंस हैं दुनिया में वर्ल्ड स्टेज में ये काफी इनकी इमेज में भी प्रेशर आ रखा है। एक इंसिडेंट जो खाशोगी जर्नलिस्ट के मर्डर के केस में, उसके चलते पूरा यूरोप एंड अमेरिका स्पेशली, अमेरिका इन पे सऊदी पे शायद मोस्ट प्रॉब्ली सैंक्शंस करने जा रहा है बड़ी जल्दी, और 2-4 अलग अलग कमेटीज अमेरिकी सेनेट में इस समय इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। बट बात यह है कि ट्रंप साहब और जैरेड कुशनर जो उनके सन इन लॉ हैं, उनका क्राउन प्रिंस के साथ अच्छा रिलेशंस है। उसमें एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास एक ग्रैंड डील करने की। उसमें यह है कि हम अमेरिका से डील करें, अमेरिका क्राउन प्रिंस को फोकस करे और प्रेशर करे कि आप पाकिस्तान के साथ हमें कोई ज्यादा नहीं चाहिए बदलाव, हमें केवल एक मसूद अजहर और मानी हाफिज अजीज, इन 2 बंदों को पकड़ के इंडिया रेंडिशन करवा दीजिए। इसके एक्सचेंज में हम अमेरिका को आई थिंक फाइटर एयरक्राफ्ट की डील देने के वी शुड बी हैप्पी और वी शुड कंसिडर। तीसरा पॉइंट इकोनॉमिक्स को लेकर के, चाइना, देखिए चाइना भी अड़चने डाल रहा है, पर चाइना को हमें रिमाइंड करना है, हमें चाइना से कोई वो नहीं करना बैटल ऑफ विट्स एंड ऑल, कि चाइना हमारे से हर साल 5 लाख करोड़ ट्रेड डेफिसिट है हमारा। इसका मतलब हर साल 5 लाख करोड़ हमारे देश से पाकिस्तान चाइना पे जा रहा है, जिसको चाइना यूज कर रहा है सीपेक की फाइनेंसिंग में, नेपाल में, म्यांमार में, पाकिस्तान के लिए। तो हमें चाइना को इंडिकेट करना है कि देखिए जी आप हमसे इतना बेनिफिट कर रहे हैं इकोनॉमिकली, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि मसूद अजहर का आप लॉक हटाइए। उसमें हमें चाइना को सिग्नल देने के लिए 1-2 चीजें याद रखिए। जो वो कैसे होगा मैं समझूंगा सर आपसे। हाँ। पहले 2 मिनट में हम तमाम लोगों को अपनी बात रखनी है। मैं रईस फारूकी साहब के पास जा रहा हूं। रईस फारूकी साहब, दफा 370 को लेकर के बात करने का ये अब सबसे बेहतरीन वक्त है, सबसे सही वक्त है, इस पर अब बात होनी चाहिए। और ये भी मुझे समझा दीजिए कि इस तरह की हरकत करने वालों को कहीं ना कहीं ये कवच देती है, शील्ड देती है क्या कश्मीर में? स्पेशल स्टेटस जो उनके दिमाग में बैठा दिया गया कि आप अलग हैं, हटके हैं, वो कहीं ना कहीं बात काम करती है क्या? देखिए ये उनको बिल्कुल सील्ड नहीं देती। 370 तो वैसे भी टेम्पररी प्रोविजन, आर्टिकल 370 जी, आर्टिकल 370 जो है वो टेम्पररी, लफ्ज यहीं से शुरू होता है, टेम्पररी प्रोविजन। तो ये विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो टेम्पररी स्टेट प्रोविजन है, ये जो अभी की गवर्नमेंट थी इतनी पावर में थी कि इससे बहुत उम्मीदें थी कि ये शायद इसको हटा दे, ये हटा सकती थी, लेकिन इसने नहीं किया। सिर्फ इसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत है और कोई चीज नहीं है। और ये जिस दिन हट जाएगा और मेन स्ट्रीम में वहां के लोग भी आ जाएंगे, वहां भी काम शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जितनी चीजें हैं जो वहां इसकी वजह से जो वहां बेरोजगारी बढ़ी हुई है वो भी डाइल्यूट होगी और हमारे जब मेन स्ट्रीम में आएंगे वो लोग तो, और वहां 370 ऐसी कोई चीज नहीं है जो हटाई नहीं जा सकती या ऐसा उसके लिए हवा बनाया गया, लेकिन सिर्फ उसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और वो जब भी कोई अच्छी गवर्नमेंट से मतलब मेजॉरिटी की गवर्नमेंट से उम्मीदें ज्यादा होती है, और इस वक्त हमारे पास मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी। इसके लिए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजॉरिटी होना ना खास सबसे ज्यादा। अगर ये ऐसा एक इशू था, मैं समझता हूँ अगर लोकसभा से पास हो जाता तो ये इस पे बहुत ज्यादा रोड़े नहीं आते। रोड़े लगाने वाली जो पार्टीज हैं वो है ही नहीं राज्यसभा में, और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस जो है इसमें इतना बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले सकती थी कि वो इतना बड़ा रोड़ा आके लगाती कि वो इसको पास नहीं होने देती। और ये अमेंडमेंट हो सकता था, रिपील हो सकता था। ये अगर ये रिपील हो जाए, आज भी जम्मू एंड कश्मीर मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, और मेन स्ट्रीम में आने के बाद पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। जयराम विप्लव, आपसे बहुत से सवाल हैं। डायरेक्ट एक्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ एक्शन होने शुरू हुए हैं, और शायद ये रणनीति है, हिकमत अमली है हुकूमत की कि इस तरह से मार करनी है कि सामने वाला बिलबिला उठे। ठीक है, वो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, जितना कि मुल्क को जो इंतजार है, कहीं कुछ बड़ा एक्शन होते दिखने का इंतजार है, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। जिस तरह का गुस्सा इस वक्त बना हुआ है, उस तरह का एक्शन होता सीधा नहीं दिख रहा है। आज हफ्ते भर का वक्त हो गया है, और
जब मैं दफा 370 की बात करता हूं जयराम विप्लव, तो बीजेपी पीडीपी की जो हुकूमत थी रियासत जम्मू कश्मीर में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो आपने अपना समझौता नाफिज किया था, उसमें तक इस बात को शामिल नहीं किया गया था। तो आप किस बात को लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, बावला बनाते रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को लेकर के जो कुछ किया गया इस पूरे घटनाक्रम में, देखिए इससे पहले भी कई सारी वारदातें हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक सीरीज ऑफ एक्शन अभी सरकार ने पिछले 6-7 दिनों में लिया है, उससे देश की जनता को भी विश्वास है और हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अनेक स्तर पर जाकर के पाकिस्तान को पूरा चोट पहुंचाने की तैयारी की गई है, ताकि वो भविष्य में इस प्रकार के किसी भी कायराना हमले की हिमाकत ना कर सके। और सीधे सीधे जंग तो हमने 1948 से लेकर के 99 तक उनसे लड़ी है और उन्हें हर बार उनकी औकात बताई है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बार बार हम पर पीठ पीछे वार करता है और सामने से दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि देखिए दहशतगर्दी के शिकार तो हम भी हैं। और कल जो इमरान खान ने एक टेलीविजन पर आकर के अपना बात रखा, तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए ये हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, भारत सबूत सौंपे। तो मैं सीरीज ऑफ एक्शन जो है उस पर थोड़ी आपकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान स्थित उच्चायुक्त को हमने वापस बुला लिया, एमएफएन का दर्जा पाकिस्तान से वापस लिया और पाकिस्तान जो बार बार उसकी दोगली नीति को देखते हुए हमने ये निर्णय किया कि इस बार पाकिस्तान के साथ कोई जांच, कोई सबूत, इसकी बात नहीं होगी, क्योंकि 26/11 में तो हमने जिंदा सबूत उनको सौंपा था। जिंदा सबूत दुनिया के सामने आया, एक कसाब को हमने पकड़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके बाद पठानकोट के हमले के समय तो वहां से जांच के लिए भी लोग, एक जांच दल आया था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए, भारत ने अपनी ओर से हमेशा प्रयास किया है। एक बार बार एक बात कही जाती है और वो सत्य भी है, कड़वा सच है हमारे साथ, कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसे हालात में न केवल पाकिस्तान के ऊपर एक्शन हो रहा है, आज उसका हुक्का पानी बंद करने की तैयारी हो रही है। नदियों को लेकर जो प्लान बताया जा रहा है, क्या हुकूमत बहुत संजीदगी से इस पर काम कर रही है? जो बात मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कही है कि नितिन गडकरी जी को जहां तक लोग जानते हैं देश में, तो बहुत ही संजीदा मंत्री के रूप में, और उन्होंने जो भी वायदे किए उसको तय समय में पूरा भी किया है। तो हमें पूरा नितिन गडकरी जी के प्लान ऑफ एक्शन पे भरोसा है कि निश्चित रूप से नदियों का पानी मोड़ करके वो यमुना तक लेकर के आएंगे। और ये एक पुरानी परियोजना भी रही है नदियों को जोड़ने की, तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बताना जयराम विप्लव, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर आपके पास आऊंगा। मैं एक बार जरा अनिल मिश्रा जी के पास जाऊंगा। अनिल मिश्रा जी, एक्शन तो होता दिख रहा है, लेकिन बहुत धीमा दिख रहा है, जैसे कि इस मुल्क के लोगों को उम्मीद थी। और शायद रणनीति भी ये कहती हो सकता है, सरकार और आर्म फोर्सेस के सोचने का, जो नीतियां बनाते हैं उनके सोचने का तरीका अलग होता है। आवाम का मूड हम समझ सकते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है। एक मुल्क है सामने, संप्रभु मुल्क को जवाब देना है। अनिल जी, आप इन कोशिशों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और पानी जिस तरह से रोकने की बात सामने आ रही है, आपके मुताबिक इस वक्त ये सही कदम है और इससे क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक अगर इसको पॉजिटिविटी के सकारात्मक ढंग से देखा जाए तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये एक सेंटेंस का यूज किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बिल्कुल कहूंगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जैसा आपने पूरे देश की बात की, देश की भावनाओं की बात की, और इस सरकार की जितनी एक हिम्मत थी, ताकत थी, संख्या के आधार पर भी, और जिस ढंग से पूरे देश ने सपोर्ट किया था, तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा, जो एक कहावत अपने यहां कही जाती है, अभी तक की जितनी भी कार्रवाई की गई है, मैं उसका कारण बताता हूं, कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। आपने एफएमएन का दर्जा वापस ले लिया, साहब क्या उससे जा रहा है? आप ही ने दिया था, आप ही ने ले लिया, पाकिस्तान ने तो आज तक आपको नहीं दिया था। इसके पहले वो कई बार चैलेंज कर चुका था। आप कह रहे हैं कि हमने वहां अलगाववादियों की सिक्योरिटी वापस ले ली, साहब वो अलगाववादी कह रहे हैं साहब आप ही ने कहा था आपकी जान खतरा है, आपने हमको सुरक्षा दी थी, आपने वापस ले लिया। देखो साहब, इस तरह जिसको कहते हैं ना कि लॉलीपॉप से देश में कोई भला नहीं होने वाला है। समस्या इस पर 7 दिन से, अगर हमने सब्जियां रोकी तो हमारी ही जाने वाली सब्जियां सड़ जाएंगी, हमारे ही किसानों को नुकसान। देखिए, अब उसका तो बहुत विश्लेषण, फिर इसको हम ऐसे देखें, अगर हम, इसीलिए हमने पहला शब्द यूज किया, पॉजिटिविटी के साथ बात किया जाए, हम क्यों न दूसरे पर ही हावी होने की कोशिश करें। लेकिन जिस ढंग से, मैं नहीं कहता, मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि सेना, जो आप कह रहे हैं कि हल्का भी कार्रवाई हुई है, तो मैं समझ रहा हूं पूरे देश का जो मूड है उसका ये कि कोई ऐसा एक्शन फोर्स के द्वारा लिया जाए, तो लेकिन उसमें मैं भी कहूंगा बिल्कुल सच है,
उस पर कोई बातचीत ना की जाए, सेना को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा जाए, सेना अपने ढंग से सोचेगी, अपने ढंग से कार्रवाई करेगी, उचित समय पर उचित जगह पर। लेकिन जो सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए, जो इतनी मजबूत सरकार जिसके पीछे पूरा देश खड़ा है, वहां कार्रवाई न करके, मैं विपक्षियों को भी इसमें शामिल कर रहा हूं, जैसे कि पहली एक लाइन होनी चाहिए थी कि पूरा देश एक खड़ा हो, एक साथ खड़ा हो ऐसे मुद्दे पर दिखाने की कोशिश तो सबने की, विपक्ष ने भी की, सत्ता पक्ष ने आज तो विपक्ष आ गया अपने पे, आज विपक्ष ने सख्ती दिखाई है, आज आ गया। लेकिन इसके पहले आप जाके देखें, सत्ता पक्ष ही विपक्ष के ऊपर हमले करने लगा था। तो आप इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सब दिखावा और जनता की भावनाओं से खेलना, अब हमारी राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा। इनको एक अपने निजी हित, निजी स्वार्थ के ऊपर उठकर बात बहुत संजीदा बात आपने कह दी अनिल जी। जयराम विप्लव जी, ये दिखावा बंद करना पड़ेगा, ये दिखावा है, ये दिखावा है। नहीं तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा आप 4.5 साल में आपको अलहदगी पसंदों की सिक्योरिटी को लेकर कभी कोई फिक्र नहीं हुई, आज दबाव बना तो आप करते हुए दिख रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर के आपने जो है कभी आपने खुद दिया था जो बता रहे हैं, अब आप ले रहे हैं तो उसमें नया क्या? इमरान भाई, जितनी चीजें हमने वापस ली हैं, ये लॉलीपॉप है क्या? वो क्या ये 4 साल में ही दी गई थी लोगों को? नहीं, आज सरकार ने एक ऐसी परिस्थिति सामने आई, बहुत सारी चीजों को लेकर के सरकार को काम करना होता है। सरकार ने जो परिस्थिति आज सामने आई है, पिछले 7 दिनों में अपनी मंशा जाहिर की है कि हम इस काम को लगातार करेंगे और आने वाला, मेरे सवाल का आपने पहले भी जवाब नहीं दिया था, दफा 370 को लेकर के पौने 5 साल में क्या किया? ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू था। बिल्कुल आज भी है कोर इशू, ऐसा नहीं है कि नहीं था, और आज भी है। और जी जरूर बोल दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। बोल दीजिए सर, आप भी बोल दीजिए। भाजपा के शुभ नाम भाई का क्या है? जयराम विप्लव जी। जयराम विप्लव भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे कहने का अर्थ समझिएगा, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसकी चर्चा इन्होंने की अभी 370 और 35 से, आप अभी हमारे भारतीय के उच्चतम न्यायालय में जब इसकी अपील हुई थी, तो आप ही की सरकार ने वो वहां क्या लिखित दिया है, शायद कहते अच्छा नहीं लगेगा। आप ही की सरकार पीडीपी के साथ बैठी थी, सरकार बना के, उस टाइम पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो इस सुनवाई को टालने के लिए आपकी ही सरकार ने अर्जी दी थी और बोला अभी माहौल ठीक नहीं है, इस पर अभी सुनवाई ना की जाए। कहां से जनता विश्वास करे कि आप इन मुद्दों पर सच बोलते हैं? आप जनता के बीच में कुछ बोलते हैं, लेकिन अंदर कुछ बोलते हैं। पीडीपी के साथ जो आपका सहयोग हुआ था, उसमें जो आपका एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बना था, उसमें इन मुद्दों को अलग हटा के रखा गया था और वादा किया गया था कि इन मुद्दों को नहीं छुआ जाएगा। आखिर 5 साल की तो सरकार मिली थी, इस 5 साल में ही तो काम करने के लिए आपको जनता ने आदेश दिया था, और इन्हीं 5 साल में अगर आप कहते हैं हम नहीं छुएंगे, तो फिर क्या इसका मतलब? आप ऐसा नहीं कहा कि नहीं छुएंगे। देखिए 5 साल पहले जब हम सत्ता में आए थे, तो इस देश की क्या स्थिति थी, ये देश को मालूम है अच्छे से। तो देश की जो पार्टी गई ना, तभी वो पार्टी गई ना, वो आप छोड़िए, आप बताइए जो आपके कोर इश्यूज थे, हम पे बात कीजिए ना। ये 370 था आपके इसमें। इमरान भाई, सबसे पहली चीज जो थी 2014 में जो मैंडेट मिला इतना बड़ा, सरकार पिछली मनमोहन सरकार को जाना पड़ा, वो भ्रष्टाचार से लेकर के और विकास के वायदों को लेकर के था। आज अगर देश में विकास के काम हुए और सियासी बात, मेरे 5 सवाल के इर्द गिर्द रहिए, आज के मुद्दे पर आंसर तो मैं दूंगा ना आपको। वो 5 साल की हुसूलियाबियां मत गिनवाइए। 5 साल में जो काम होने चाहिए थे, उस काम की ओर सरकार ने ध्यान दिया, उसको पूरा किया। अब जो सरकार पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में बनी, वो सरकार पहली बार हमें मौका मिला था कि हम केंद्र में भी हैं और जम्मू कश्मीर में भी हम सरकार बनाएं, वहां के हालात को बदले, वहां भी विकास की बात हो, रोजगार की बात हो। और जो पाकिस्तान बार बार वहां फायदे उठाता है वहां के हालात को लेकर के, वहां के नौजवानों के बीच में पत्थरबाजी, पत्थर उनके हाथ में देता है, उस हालात को बदलने की कोशिश हुई। लेकिन वहां पर जो साथी मिले, हम वहां तो जो पार्टियां जीत करके आई थी, उन्हीं में से किसी एक के साथ सरकार बन सकती थी। तो हमें जो उस समय हम लोगों ने एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया, उसको लेकर के चले। लेकिन जब हमें यह लगा कि यह सरकार बार बार हमारे राष्ट्रवाद के आड़े आ रही है, हमारे भारत के हितों के आड़े आ रही है, और ये अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। आपने लड्डू खाए, उसके बाद लड्डू नहीं, अब इलेक्शन आ रहा है, तो ये वारदात हो गई, ये वाकया, ये सानिहा हो गया, तब आप 370 और तमाम बातों को आप तो जानते हैं, मैं छोटी सी बात कह दूं, आप तो जानते हैं कि चुनाव जब तक नया कोई चुनकर के ना आ जाए, तब तक कोई इस देश की राजनीति में इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरी दम तक सरकार बनाने की कोशिश, सरकार बचाने की कोशिश होती है। वैसे में हमने बिल्कुल समझौता नहीं
किया। जब हमें महसूस हो गया कि ये क्या कर रहे हैं तो हमने साथ छोड़ दिया। तो इसको इस प्रकार से भी देखना चाहिए। नहीं तो अच्छा, 370 नहीं सर, जी जी एक लाइन में जी सिर्फ आप ये स्वीकार करेंगे कि 2014 का आपने वर्णन किया, उसके पहले क्या देश था? मैं केवल इस टॉपिक पूछता हूं, 2014 के पहले जो कश्मीर की स्थिति थी, आज 5 साल बाद उससे कहीं बुरी स्थिति हो गई, ये आप मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, कैसे बुरी स्थिति हो गई सर? भारत सरकार ने और हमारी सुरक्षा बलों ने जो वहां पर आज आतंकवाद का सफाया किया है, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। बीते 4.5 साल में 1800 से अधिक आतंकवादियों के सरगनाओं को, बड़े बड़े कमांडरों को सेना ने मार गिराया। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और उसी से बौखला करके इस प्रकार की कायराना हरकत की गई है। और जब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है तो मुझे लगता है कि कश्मीर समस्या इस बार राफ साफ होकर के ही रहेगा और पाकिस्तान को भी पता चलेगा कि वो भारत के साथ लगातार ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया होगा आपका। मैं और बहुत सारे सवाल लेकर आऊंगा आपका, इतने आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की हुकूमत के दौरान मिलिटेंसी की क्या हालत थी उस वक्त, बाद में निकलकर बहुत सारी बातें सामने आई कि कुछ कार्रवाइयों पर कहीं ना कहीं दबाव था, सियासी दबाव था, एक तरह से फौज के हाथ बंधे हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बांध करके गए थे। ये भी बातें निकलकर सामने आती हैं। पत्थरबाजों को किस तरह से माफ किया गया, ये भी बातें निकलकर सामने आती हैं। एक्शन जरूरी है। अश्विनी साहब, ये जो बात नितिन गडकरी साहब की तरफ से आई, उनका ट्वीट भी अभी कुछ घंटे पहले आया है, खास तौर से पानी रोकने को लेकर के, जिसको हम कहते हैं हुक्का पानी हम बंद करने, बहुत सारी चीजें, उसमें पानी भी एक अहम बात है। ये इतना आसान है क्या? और खासतौर से इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का क्या ये उल्लंघन नहीं होगा? और अगर इस ट्रीटी के होने के बावजूद ऐसा हम कदम उठाते हैं तो क्या इसके नुकसानात हमें देखने को मिल सकते हैं आगे? देखो इमरान, जो भी कार्रवाई होगी वो आपकी जो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत होगी। आपको पता उसके अंदर बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये हमारी जो ट्रीटी साइन हुई थी ये वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी। इसके अंदर 6 नदियां हैं इंडस की। एक है ईस्टर्न की 3 नदियां जो कि आपकी रवि, ब्यास और सतलुज है। इसका आप 80% पानी इस्तेमाल कर सकते हो और 20% पाकिस्तान को जाएगा। और इसी प्रकार से जो वेस्टर्न है ऊपर इंडस है और झेलम है, चनाब है, उसका आप 20 कर सकते हो और 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा। अभी मैं आता हूं ईस्टर्न रिवर पे जो कि आपकी रवि, सतलुज और ब्यास है। आपको 80% पानी इस्तेमाल कर सकते हो। हम अभी 50-60% के करीब पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी पानी जो है पाकिस्तान की तरफ बह जाता है। तो जो गडकरी साहब ने बोला है कि विद इन द पैरामीटर ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रीटी जो पानी हमारे को ऑथराइज है, हम उसको क्यों बहने जाने, हम उसको डाइवर्ट करें, चैनलाइज करें और यमुना बेसिन में डालें जहां पर हमारे पानी की कमी है। जो हमारी वेस्टर्न रिवर है जहां पर आपको मैंने बताया हम 20% वाटर, पाकिस्तान को क्या नुकसान? पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान होगा कि आज की तारीख में पाकिस्तान को 2025 में पंजाब में पानी नहीं रहेगा। इसी पानी के भरोसे वो चला हुआ। अगर ये पानी हमने उसको और कम कर दिया तो वहां तो ड्राउट जैसी सिचुएशन आ जाएगी। जो पंजाब अभी कहता है हरियाली, आपको मालूम है कुछ टाइम पहले उसने नीलम नदी जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से मुजफ्फराबाद की तरफ जाती थी उसको भी डाइवर्ट पंजाब की तरफ कर दिया क्योंकि वो कश्मीरियों को तो कुछ नहीं समझते। तो अब हमने ये पानी अगर कम कर दिया तो 2025 के ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर तो भूख मर जाएगी और ड्राउट पड़ जाएगा। तो और हम जो कार्रवाई करें वो विद इन पैरामीटर करें। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये एक मुद्दा है कि हम जो भी कार्रवाई करेंगे 1960 की वाटर ट्रीटी के अंदर करेंगे, मगर उसके अंदर हमारे अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। पाकिस्तान के घुटने टिक जाएंगे अगर ये पानी को हम पूरे पानी को नहीं भेजेंगे जितना पानी अभी जा रहा था। जी रविंदर जी, जो बात मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास साहब कह रहे हैं, ये इतना आसान है? एक फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान इसको लेकर के क्या आलमी अदालतों में चला जाएगा, वहां रोना शुरू कर देगा? इस तरह की चीजें भी तो बन सकती हैं। एग्जैक्टली मैं जो जनरल साहब कह रहे हैं टोटली एग्री विद हिम। भारत कोशिश करेगा अगर, पर जो भी हम करेंगे इस इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर करेंगे, करना चाहिए। इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स में चाइना का ब्रह्मपुत्रा का, हमारे यहाँ तो ब्रह्मपुत्रा उनकी दूसरी यांगसी रिवर्स वगैरह का जो पानी आता है, हमारी चाइना के साथ भी डिस्प्यूट्स खड़े होने जा रही हैं। चाइना वहां पे डैम्स लगा रहा है एटसेट्रा, धीरे धीरे हमारी डिस्प्यूट्स हो रही हैं। कल को हम अगर ये ट्रीटी को मतलब उसके बाहर वॉकआउट कर जाते हैं, फ्लाउट करते हैं ट्रीटी को, राइट, यहां पर अपनी इंडस वाटर को, परसों अगर हमारा चाइना के साथ अगले 2-3 साल में कोई डिस्प्यूट हो मेजर, ओके,
उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म हमारे पास। इंटरनेशनल अफेयर्स में यही तो होता है, आपने ऐसे क्यों कर दिया, हमने ऐसे कर दिया तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो चाइना के साथ जो हमारी वाटर की सिचुएशन डिस्प्यूट्स आने वाली हैं उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, लॉन्ग यानी मीडियम टर्म की। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुली इस पे जाना पड़ेगा। बट यस, इंपैक्ट है। इसी के अंदर जो हमारे पास एबिलिटीज है, हम पहले पानी डाइवर्ट नहीं करते थे, अपना पानी डाइवर्ट कीजिए जो हमें ट्रीटी अलाउ करती है। बट यस, ऑन टॉप ऑफ इट ये पाकिस्तान में ड्राउट सिचुएशन, इनफैक्ट जैसे आप देखिए केप टाउन, साउथ अफ्रीका एक टाउन इस समय टोटली ड्राई हो गया है, उसी तरह की सिचुएशन आएगी। पर इन सब के अलावा एक फैक्टर और आता है कि इस तरह के स्टेप्स आर एम्ड एट द अवाम ना, वो एक मॉरल डिसीजन भी होता है। ठीक है, ऑल इज फेयर इन वॉर एंड लव काइंड ऑफ अ थिंग, पर एक वो भी थोड़ा फैक्टर रहता है माइंड्स में कि अगर जो भी जंग होती है, जंग इज नॉट डायरेक्टली, शुड नॉट बी आई थिंक हिटिंग द सिविलियंस, नोबडी वांट्स दैट, चाहे जितने भी व्यूज हों। तो इन सब फैक्टर्स को मैट्रिक्स करके अगर जो भी इस वाटर ट्रीटी के अंदर जो बातें होंगी, अगर जो भी इंडिया स्टेप्स लेगा, कुछ तो लेगा डेफिनेटली सम टाइम में, will be within this framework. That is what one can expect as of now. बट डिसीजंस तो हमारी सरकार के हैं जो भी लिए जाएंगे। बट एक कॉशन ये रहेगा कि कल को चाइना से जो हमारी डिस्प्यूट होगी अगर ओके, तो चाइना कैन आल्सो से टू अस कि आप तो एग्रीमेंट्स ऑनर नहीं करते तो हम भी नहीं कर रहे। बहुत बहुत अहम बात। लेकिन मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब, आपके पास एक बार मैं फिर आऊंगा। जो अलहदगी पसंदों से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, किसी की वापस ले ली गई है, किसी की कम की जा रही है, ये कितना इंपैक्ट डालेगा इस वक्त, ये कितना बड़ा मैसेज कम से कम देगा? देखो इमरान, इसका मैसेज देना बहुत जरूरी है। जो आपको बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई इनको आपने सुरक्षा क्यों दे रखी थी, सुरक्षा देने के कई रीजन थे। आपको यह भी है कि अगर सुरक्षा देना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, हर एक बंदा सुरक्षा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें थ्रेट परसेप्शन लगा कि उनको थ्रेट है तो हमने सुरक्षा दी थी। मगर हमने क्या देखा, हुर्रियत क्या कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है, पत्थरबाजों को पैसा देता है, अलगाववादी करता है। हमारे सीआरपीएफ के जवान जो उनको गार्ड कर रहे हैं, उन वो जब मारे जाते हैं तो आप शोक भी नहीं प्रकट करते। तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि हम उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत पड़ेगा कि हुर्रियत लीडर जो कि टैक्स मनी दे के उनको प्रोटेक्शन दी जा रही थी, उसको दूर करो। तो ये एक शुरुआत है और बड़ी अच्छी शुरुआत। मैं ये कह रहा हूं कि हुर्रियत लीडर कुछ एक टाइम पहले, लास्ट अबाउट 5 साल पहले, होलीदर काओ समझने लगे कि हम वो कुछ भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं करेगी। तो ये एक जो छोटा स्टेप है बहुत महत्व वाला स्टेप है। और जो आगे आगे किया है, क्या किया है कि जो एक पॉलिसी आई है अभी कश्मीर में, जो ऑल आउट ऑपरेशन में, जैसे जीओसी 15 कोड ने बताया कि जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं, पत्थर फेंकने वाले हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, आतंकवादियों को सपोर्ट सिस्टम के कारण ही काम कर रहे हैं, उसको भी अब आपको नकारा जाएगा और उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा। बिल्कुल, उनके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। खाद पानी ये अलहदगी पसंदों से जब तक हम अभी मतलब ये है कि ऑल आउट ऑपरेशन का जो है मुद्दा कि पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको आप कुचल दें, और उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे आपको पता है मछली बिना पानी के बिल्कुल नहीं रह सकती, इसी प्रकार आतंकवादी अगर सपोर्ट सिस्टम आप उसका दूर कर देते हो तो उनका आगे काम करना बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं आपके पास जरूर आऊंगा रऊफ फारूकी साहब, 370 को लेकर के इसके कानूनी पहलुओं को क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये इसकी जननी है 35A, 370 की आर्टिकल 370 की जननी है 35A। और जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये कहा था, मैं देख रहा था कि समय के साथ आर्टिकल 370 भी खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे में आपने खुद कहा कि पॉलिटिकल विल ही नहीं रही किसी के पास। अब अगर हम सोचना शुरू करते हैं इस सिमत में, और चूंकि मामला कोर्ट में भी है, इसको लेकर के कोर्ट अपनी बात कह रहा है, लेकिन अगर यहां से कोई सभी सियासी जमातें एक हो जाएं तो इसको बहुत आसानी से क्या खत्म किया जा सकता है? क्या बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, और सिर्फ एक अमेंडमेंट लाना है और ये पूरा आर्टिकल जो है रिपील हो जाएगा। तो इसमें पॉलिटिकल विल की ही जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। और जहां तक रही कि कोर्ट में भी मैटर आया, कोर्ट से भी यही होगा कि फिर कोर्ट भी गवर्नमेंट को ही कहेगी कि इसको पार्लियामेंट में पेश करो और पार्लियामेंट में ही कंसीडर करो, क्योंकि ये काम जो है होना पार्लियामेंट से ही है और ये कोर्ट में काम नहीं होगा। जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो भी ऐसे ही है, उसको भी बार बार कोर्ट में लोग जाते हैं लेकिन
कोर्ट ये कहती है कि ये काम जो है पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट इसको करेगी, और वही इसमें भी है। इसको भी लेके तो गए हैं, इस पे कंसीडरेशन होगा और अपना कंसर्न सुप्रीम कोर्ट दिखाएगी और कहेगी कि पार्लियामेंट में इसको कंसीडर करो। तो इसलिए मैं जानता हूं कि जिस दिन पॉलिटिकल विल तैयार हो गई, देखिए आप ये देखिए 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए, बीजेपी, आपने अभी कहा कि क्या कहते, अगर ये कर देते तो आगे दूसरी पार्टी करती, क्या राज्यसभा में इनको मेजोरिटी नहीं है, लेकिन जो इनको करना था, जो इन्हीं का मुद्दा था, वो भी तो नहीं किया इन्होंने। ये तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी नहीं लेकर। जरा विप्लव जी, अगर बात करें तो कई अमेंडमेंट कांग्रेस की, आप पिछली सरकारों को दोष देते हैं या कहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था जो अभी आप बात कर रहे थे। देखिए यहां पर ही पहले सदर रियासत हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, उसको कांग्रेस की सरकारों ने ही गवर्नर किया, पीएम को सीएम किया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वहां पर आ गया, इलेक्शन कमीशन वहां पर आ गया, आपने क्या किया? इसलिए तो ये आपका कोर इशू था। आप एक रुपए की बहुत बड़ी बात है, एक पैसा इस तरफ बढ़ते नहीं दिखे, और आज आप जो है जन भावनाएं जब इस वक्त एग्रेसिव हैं, आक्रोशित हैं, तो आप ये सब तमाम बातें कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग समझ नहीं रहे क्या इस चीज को। नहीं, लोगों की भावनाओं के साथ तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी खड़ी ही है और उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका, सुनिए इमरान भाई, 370 को लेकर क्या करते थे? आर्टिकल 370 में एक और चीज आता है, एक और प्रोविजन की चर्चा होती है कि ये कैसे खत्म होगा। जब इसकी बात होती है तो आता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से भी इसको, केवल मतलब विधानसभा नहीं, दोनों, वहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों में 2/3 बहुमत से इसके लिए एक प्रस्ताव पारित कराना होगा, और वो काम लोकसभा और राज्यसभा में आने से पहले कराना होगा। तो ये पूरी जो कोशिश शुरू होगी वो कैसे होगी, आप बताइए। लेकिन एक चीज मैं और पढ़ रहा था, मेरे यहाँ पर संविधान के कानून के जानकार और हमारे मौजूद मेहमान इसको बताएंगे कि गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, वो इसको रिकमेंड करें और भारत की सरकार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के चलते ला करके आर्टिकल 370 को खत्म कर सकती है। मैं वकील साहब के पास जाऊंगा, सर ये मुमकिन है क्या? बिल्कुल मुमकिन है। वही आर्टिकल 370 के क्लास 3 में ही ये प्रोविजन है कि अगर वो वहां से रिकमेंडेशन होता है और इसको गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कर सकती है, तो ये प्रोविजन वही मौजूद है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब पार्लियामेंट में भी जाने की जरूरत है, इस लेवल पर ही हो सकता है। कभी कुछ इस तरफ बढ़ने की भी तो कोशिश नहीं कभी कोई अभी आप कुछ रविंद्र जी, आपको कुछ एतराज है? मुझे लग रहा है मुझे एतराज नहीं है, पर जो मेरी, आई मीन ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, आपको होगा, पर मेरे विचार में था जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो बात कही, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि प्रेसिडेंशियल एक्शन के द्वारा भी ये नहीं करा जा सकता। आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ क्लैरिफिकेशन। आई थिंक दैट्स व्हाट द प्रेसिडेंट हैड सेड, है ना। बट ऑफ कोर्स आपको ज्यादा दाव पेच बताओगे तो आप बता सकते हैं। सोच विचार करना पड़ेगा कि इसका इतना आसान, इसका सोच विचार से होगा। आर्टिकल 370 के इसको टेम्पररी करके एक लॉलीपॉप फिर दिखाने की कोशिश की। नहीं, मेरा सवाल तो ये देखिए ना, है ना क्लॉज, आप जो कह रहे थे ना, आप असेंबली की बात कर रहे थे ना, मैंने तो वो बता दिया, वो क्लॉज भी है ना। देखिए जी, ये जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए 370 जो धारा यूज किया गया था, ये एक्चुअली मिस्टर गोपाल शंकर एंगर के ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू बनाया गया था। 306A के तहत ये संविधान में जोड़ने की बात थी जब जम्मू कश्मीर का विलय हो रहा था। लंबा इतिहास है, उसको यहां नहीं बताया जा सकता है। वही 306A बाद में ये 370 बना। 370 पहले लगता है और 1954 में 35A अनुच्छेद अलग से जोड़ा जाता है राष्ट्रपति के ऑर्डर के बड़ी खबर आ रही, माफी के साथ मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, आपसे माफी चाहता हूं, पाकिस्तान ने जमात उद दावा पर पाबंदी लगाई। लीजिए, एक्शन का एक और असर, फलाह इंसानियत पे भी पाकिस्तान ने रोक लगाई है। हाफिज सईद की दहशतगर्दाना तंजीम है जमात उद दावा, पाकिस्तान ने जमात उद दावा पर पाबंदी लगाई। कल कोई और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाएगी, उस पे काम होगा, बट ये कि एटलीस्ट एक स्टेप है जो कि चाहिए था। और अभी जो अगर ये इन्होंने करा है, ये डेफिनेटली जो पेरिस में अभी जो हम प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते भर से हम यही बात करते आ रहे हैं, तो बेसिकली जो एक्शन टास्क फोर्स है, केवाईसी होता है ना हमारी बैंकिंग में, इंडिया में आप कहीं भी बैंक अकाउंट खोला आपको केवाईसी देना होता है, आधार एंड ऑल, पैन कार्ड नाउ जी। तो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का केवाईसी बहुत वीक है, टेरर ग्रुप्स को लेकर स्पेशली और मनी लॉन्ड्रिंग को। तो पाकिस्तान अब कह रहा है हमें कुछ टाइम दीजिए, हम अपने बैंक का सिस्टम इंप्रूव करेंगे एटसेट्रा। तो ये एक उसी तरफ का स्टेप है, बट एट द सेम टाइम और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो पाकिस्तान अब अगर इनको कह रहा है कि इनके अकाउंट्स इन्होंने बंद करे, जो बैन कर रहा है,
और भी ऑर्गेनाइजेशन है, केवल 2 नहीं है, और भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके बंद होने चाहिए। तो पाकिस्तान तो अपने को ये दिखा रहा है, जमात दावा पर पाबंदी मानी जाए या फलाह इंसानियत जो उसका ट्रस्ट है, दोनों जो पे नाम बदल बदल के ही करते रहते हैं। आई थिंक अभी जो आ रहा है दोनों पे आ रहा है, प्लस देयर आर दो और ऑर्गेनाइजेशन है, 4 आई थिंक करीब 6 या 8 ऑर्गेनाइजेशन हैं क्लियरली जिन पे फोकस चल रहा है इस तो समय। ये एक बड़ी कामयाबी है, एक Yes, बड़ी this is- कामयाबी है। सिर्फ इतने भर से काम हो जाएगा क्या अनिल जी? ब्लैकलिस्ट करने का दबाव इन तंजीमों को इंटरनेशनली पाकिस्तान पर बनता आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि वो बहुत शातिर है, और जो बात रविंदर जी भी कह रहे थे, बहुत मोटी चमड़ी है, इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। बिल्कुल, हमारे डिप्लोमेट का एक रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जैसी अभी न्यूज आई है। लेकिन यहां पर बहुत ही संजीदगी के साथ हमें पाकिस्तान की किसी चाल में उलझने की जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान की खुद की और पाकिस्तान के सपोर्टर्स कंट्री के जो ऑल वर्ल्ड हैं उनकी किसी चाल में अभी हमें और स्ट्रांगली उस मीटिंग में ये प्रेशर और बढ़ा के बनाना है कि हम किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें ग्रे कलर टू ब्लैक कलर पाकिस्तान का चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज इसके लिए कितना भी टाइम लगे, हफ्ते 10 दिन, वो इस हमारी कंट्री को, हमारे डिप्लोमेट्स को यहां पर रिजिड होना चाहिए। और दूसरा, इसके साथ एक टफ कंडीशन लगा सकते हैं कि हमें वो 2 नाम जिनके ये संगठन है वो भारत के हवाले किए जाए। तो जब इस तरह का प्रेशर पड़ेगा तभी जाके पाकिस्तान को कुछ समझ में आएगा, नहीं तो पाकिस्तान इस तरह कई संगठन बना चुका है, कई संगठन हम देख बदल चुके चुका हैं, है, बहुत उनका हाफिज सईद तरीका देख चुके हैं। नजरबंद हो चुका वो है, कैसे लेकिन इन घुमाते सब हैं। की कार्रवाइयों जी। का कोई मतलब नहीं जी, निकलता है। लेकिन जयराम विप्लव, पाकिस्तान भी ये समझ रहा है, देख रहा है कि इलेक्शन को हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। वो इस तरह की कोशिश करते हुए दिखते हुए दिखा रहा है कि जो बड़े सवाल हैं या जो बड़ा दबाव है उसको कहीं ना कहीं वो उससे पार पा जाए, क्योंकि वो भी देख रहा है कि कौन सी सरकार बनती है उसके बाद देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त यही सबसे अच्छा वक्त है। इस वक्त मरकजी हुकूमत को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, तो इलेक्शन में भी अच्छा मैसेज जाए, दुनिया को भी अच्छा मैसेज जाए, आवाम को भी अच्छा मैसेज जाए, और सही में कुछ होता दिखे। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री देश की नब्ज समझते हैं, हालातों से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और इसीलिए उन्होंने खुले तौर पर सार्वजनिक मंचों से कहा है कि हम इस पर बहुत सारे स्तर पर कार्रवाई करने वाले हैं। देश के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जैसा कि पाकिस्तान ने सबूत मांगा, तो भारत का स्पष्ट कहना है कि हम आपको सबूत देने की गलती फिर से नहीं करेंगे, हम अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, और वैश्विक बिरादरी के बीच में हम इन सारी चीजों को रखेंगे, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर इससे एक दबाव बनेगा पानी को लेकर के, और बाकी तमाम नीतियों से लेकिन हम पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहे हैं। वक्त कम है, और देखिए इलेक्शन के बाद इलेक्शन सरकार बन रही, क्या हो रहा है वो तो हम नहीं जानते ना। इमरान भाई, हम तो आज भारत सरकार की बात कर रहे हैं, कल को यहाँ किसकी तो सरकार बनेगी वो अलग चीज है। है। लेकिन भारत सरकार ने इससे पहले भी जब उरी में जब उन्होंने ये हिमाकत की थी तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की थी कि देखिए हम कुछ भी करने में सक्षम है, हम बदला लेने में सक्षम है, हम अपने बूते पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है। और भारत की ओर से यह साफ संदेश है पाकिस्तान को कि बोली और गोली दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी इस पर रिस्पॉन्स किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, और ये देखना दिलचस्प भी होगा। एक बार फिर मैं रईस फारूकी साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं आपसे खासतौर से 370 को लेकर ही ज्यादा बात कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इसको लेकर के जो इसको खत्म करने की बात होती है, इस पर विचार करने की बात होती है, मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं आपसे खास तौर से आपको बुलाया है और आपसे ही मैं इसमें चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने पॉलिटिकल विल की बात की, आपने जो बात की कि ऐसा भी हो सकता है टेम्परेरी तौर पर, अगर लोग चाहते, सियासी जमातें चाहती, जो चाहती थी कि इस दफा को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो हालात बने हैं, एक कानूनी जानकार के तौर पर, अगर कोई अभी भी कोशिश करे या करता दिखे, तो क्या थोड़े वक्त में भी कोई बड़ा मैसेज 370 को लेकर के दिया जा सकता है, कश्मीर के लोगों को भी, हिंदुस्तान के लोगों को भी? नहीं, अब ऐसा तो नहीं लगता। अब तो फिर वैसे ही होगा जैसे 2014 में कहा गया था। अब उसी तरह के वादे हो सकते हैं, काम नहीं हो सकता। 370 को लेके कोई काम नहीं हो सकता इस वक्त। जिस तरह का सिस्टम है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में, अब होगा वहां से एक टेम्परेरी फेज। अभी जैसे आपने पूछा था, तो मैंने कहा कि ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वहां के पहले रिकमेंडेशन चाहिए। वहां भी कोई उस तरह की गवर्नमेंट नहीं है कि कोई गवर्नमेंट वहां फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर में चल रही हो तो वहां से कोई चीज रिकमेंड होकर आए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी कुछ नहीं हो सकता अब इलेक्शन से पहले, सिवाय इसके कि हर पार्टी जो है इस पे वादा करती रहे। लेकिन अनिल जी, कभी कभी ये भी तो होता है, हम देखते हैं कि दुख और ज्यादा होता है कि
जब गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि कश्मीर को और ज्यादा स्वायत्तता दे दी जाए, और अनुच्छेद 370 पर राहुल गांधी चुप रहते हैं, तो बाकी सियासी जमातों का भी कोई बहुत बड़ा मूड तो इसमें दिखता नहीं है। और इमरान भाई, महबूबा कहती है कि मेरी लाश से होगा, कश्मीरियों की वो लाश तो पर वहां होगा। की जो मेन स्ट्रीम की सियासी जमात वो तो इसी पर राजनीति करती है, ये तो सच्चाई है। हमें वहां की जो रीजनल पार्टी उन पर बात ही नहीं करनी हाँ, मैं तो हमें नेशनल लेवल पे नेशनल अपनी पार्टियों की इस बात लेवल कर रहा हूं, पे। मैं तो कांग्रेस इसमें की भी तो बात सबसे कर रहा बड़ी हूं। पार्टी, जी। दूसरी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। देश में सबसे लंबा शासनकाल, ऐसा नहीं कि मोदी जी को पहली बार बहुमत मिला, इससे ज्यादा बहुमत कांग्रेस गवर्नमेंट को एक नहीं कई बार मिल चुका है। और पहले दिन से, जब से ये 370 और 35 का मैटर आया है, उसके दूसरे दिन से ही पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी थी, राजनीतिक पार्टियों द्वारा चिताया जाने लगा था। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो कब का ये इसको हटा सकती थी। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी इसको लटकाती चली आ रही थी, वही जैसा भी कहा गया कि हमारे यहां राजनीति तो हो ही नहीं रही, हमारे यहां वोट नीति चल रही है, और वोट नीति के थ्रू उसमें सब शामिल है, कोई एक पार्टी नहीं। अब वर्तमान सरकार भी है, पिछली जितनी सरकारें थी जिन पार्टियों की, सब केवल और केवल वोट नीति की जो एक कूटनीति होती है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, और उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। आज भी इस 5 साल में अगर इस सरकार चाहती तो ये एक बहाना है कि हमारे पास राज्यसभा में नहीं था, हमारे पास यहां नहीं था। आप कदम तो बढ़ाते, आप लोकसभा में तो पास करते, उसके बाद अगर राज्यसभा में कोई विरोध करता तो कम से कम देश इस चीज को जानता तो कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो इन सब कमियों को हमें सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर दूर करना होगा। और जो सबसे इस मूल समस्या जिसको हम रोज चर्चा करें, हमें कश्मीर को भारत से जोड़ना होगा। अगर याद हो, मैं 4 दिन पहले आपके प्रोग्राम में यही कहा था, कश्मीर को भारत से जोड़ना होगा सर, और कश्मीरियों के साथ जोड़ना। बिल्कुल, हमको कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। हम जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक यह समस्या सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। रविंदर जी, बस मुझे इतना बता दीजिए, फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं, बिल्कुल भी वक्त नहीं है, कि ये जो कोशिश चल रही है, ये जो प्रयास चल रहे हैं, आपने कहा ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तब जोरदार हथौड़ा मारो तो उसका असर होता है। क्या आपको लगता है कि हथौड़े और जोरदार होने चाहिए थे, या होते दिखेंगे कम से कम? इस समय पेरिस को लेकर के, ब्लैक लिस्ट को लेकर के डेफिनेटली हथौड़े और मारने चाहिए। भारत को कहना चाहिए मीटिंग्स खत्म ना हो, इस हफ्ते के एंड में चलती रहे, टिल द टाइम पाकिस्तान सारे कागज मंगाओ, ब्लैक लिस्ट करो, ओके। अदरवाइज ये सारा मामला टल जाएगा। जैसे मैं प्रोग्राम के शुरू में कहा था, इस खबर आने से पहले, कि जून में इस संस्था का प्रेसिडेंट चाइनीज बन जाएगा और वो कुछ भी दांव पेच डाल के डिले कर सकता है। मैं, अगर आखिरी वर्ड हो तो मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं जी। खुदा ना खास्ते, आई थिंक इट्स अ वार्निंग टू ऑल ऑफ अस, खुदा ना खास्ते अगर एक और ट्रैजिक अटैक हो गया इंडिया पे, बहुत गलत होगा। मैं किस लिए कह रहा हूं, देखिए अभी जो है हमारी सरकार को जो भी करना है डिप्लोमेसी से कर रही है, और हो सकता है कोई लिमिटेड एयर स्ट्राइक वगैरह से करे। और आई थिंक चैलेंज यही है मोदी जी का कि ऐसा कुछ करे जिससे पाकिस्तान ज्यादा रिवर्ट ना करे, फुल स्केल वॉर ना हो जाए, ठीक है। तो होपफुली कुछ इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, डिप्लोमेसी हो जाएगी। अगर एक और हो जाता है, इसका मतलब फोर्सेस हैं पाकिस्तान सरकार की, या कुछ हो सकता है सरकार के कंट्रोल में ना भी हो, जो टेररिस्ट होते हैं, इनका मुद्दा यह है कि बड़ी वॉर करवाना। तो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिसी लीडरशिप और हमारे देश को ये सोच करके रहना है कि अगर ऐसा कोई और हादसा हो जाता है तो हम उससे कैसे डील करेंगे, और उसमें फिर इमोशनल ऐसा ना आ जाए कि बहुत बड़ी यही तो ट्रेजेडी हो टेररिस्ट तंजीमों की कोशिश होती है कि ऑब्जेक्टिव लड़ा देना, कहीं ना कहीं उनकी बातों को किया जाए, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो जाए, अंदर लड़ाई हो जाए, अंदर भी नुकसान हो, बाहर भी नुकसान हो, ये तमाम उनकी कोशिश होती है। और इससे हमें हर लेवल पर, हर सतह पर निपटना है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।